Welcome to Biologics once again and CSIR Series 2020. So this is the unit number 3, that is Fundamental Process. और फंडामेंटल प्रोसेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है दैट इज लेक्चर नंबर 1 और उसमें हमने डिस्कस क्या किया था, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, राइट। आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, उसमें ज़्यादा अंतर प्रोसेस में नहीं होता, बल्कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो मशीनरी होती है उसमें होता है। तो यहाँ पर प्रोसेस को समझने से पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी होंगी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोसेस इतना ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी मशीनरी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेजर डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, है ना। तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि दोनों के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, राइट। चलिए, तो यहाँ पर मैं 3 कॉलम्स बनाऊंगा, ठीक है, और आपको इस टेबल को अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, अब मैं आपको अभी दोनों के ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कॉलम है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। ओके, इधर प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक, मतलब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के कैरेक्टरिस्टिक, ओके, एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो चलिए सबसे पहला जो डिफरेंस है दोनों के ट्रांसक्रिप्शन में, वो आता है आपका आरएनए पॉलीमरेज का डिफरेंस, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज में 2 चीज़ें हम देखेंगे। पहला है टाइप, ठीक है। तो टाइप की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो एक ही तरीके का होता है। तो देयर इज सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें आपके एटलीस्ट देर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, है ना। और कौन कौन से हैं, तो वो हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तो अभी तक 3 आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक सिस्टम में फॉर द ट्रांसक्रिप्शन हैज बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो बनाता है आपका आरएनए, सेकंड आपका इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, और थर्ड होता है सिंथेसिस आपका टीआरएनए में, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा जिस पे स्टडी हुई है, एक्सटेंसिवली स्टडीड एंजाइम है जो इन तीनों में से, वो है आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है। तो अभी हम आगे
आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना, क्योंकि इस एंजाइम को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे जब हम ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे तब हम आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर टाइप के बाद, आरएनए पॉलीमरेज के टाइप के बाद हम आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पर इसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन के इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था आरएनए पॉलीमरेज के, तो आपको याद होगा इसमें 2 अल्फा यूनिट्स होते हैं, एक बीटा यूनिट होता है, एक बीटा डैश यूनिट होता है और एक ओमेगा यूनिट होता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपका कोर एंजाइम, ठीक है। दिस इज योर कोर एंजाइम, राइट। और इसके साथ प्लस इसके साथ एक होता है आपका सिग्मा फैक्टर, ठीक है। बिना सिग्मा फैक्टर के ये कोर एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा सकता। तो ये था आपका किसका स्ट्रक्चर, आरएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने सब यूनिट्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो एक्सटेंसिवली स्टडीड एंजाइम है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, है ना। तो हम डिस्कस करेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के स्ट्रक्चर के बारे में ही बताता हूँ। तो यहाँ पर जो होते हैं ना, इसके होते हैं टोटल 12 सब यूनिट्स, ठीक है। और एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, this RNA polymerase of eukaryotic system is more complex। ये चीज़ आप याद रखना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? इसमें सब यूनिट्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर बस एक छोटी सी और चीज़ बता देता हूँ, बाकी डिटेल में हम इस एंजाइम को आगे डिस्कस करेंगे। इसमें से जो 2 सब यूनिट होती हैं, 2 लार्ज सब यूनिट होती हैं और 10 स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, राइट। इसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है वो है आपका क्या, वो है आपका एनहांसर, ठीक है। तो जो आपका सेकंड पॉइंट है डिफरेंसेस में, दैट इज अबाउट एनहांसर, ठीक। तो एनहांसर क्या होते हैं आपको पता है? एनहांसर क्या होते हैं? दे आर द शॉर्ट मोटिव्स दैट contains binding site for transcription factors, है ना। और ये क्या करते हैं? ये जीन एक्सप्रेशन को एनहांस करने की इनके पास एबिलिटी होती है, हैव एबिलिटी टू एनहांस जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये काम होता है एनहांसर का। तो क्या एनहांसर आपके प्रोकैरियोटिक सिस्टम में, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में पाया जाता है ना। तो ये रेयरली पाया जाता है एनहांसर, ठीक है। इट इज रेयरली प्रेजेंट। और अगर ये होगा, इफ प्रेजेंट, देन इट विल बी द पार्ट ऑफ प्रमोटर, मतलब प्रमोटर के साथ ही होगा अगर प्रेजेंट हुआ तो। वैसे होता बहुत रेयरली प्रेजेंट है, लेकिन इफ इट इज प्रेजेंट देन इट विल बी द पार्ट ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर के साथ ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर यूकैरियोटिक सिस्टम में जो एनहांसर होता है वो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट इट इज डिस्टिंक्ट टू प्रमोटर, प्रमोटर से अलग होता है ये चीज याद रखना। प्रमोटर के साथ कभी भी एनहांसर नहीं होता आपके यूकैरियोटिक सिस्टम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा डिफरेंस। इसके बाद जो आपका तीसरा डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस इज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो जो तीसरा थर्ड आपका जो है वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन
कॉम्प्लेक्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स आपका किस तरीके का बनता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं आपका इसमें। तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में आरएनए पॉलीमरेज, ठीक, का कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर, ठीक है, प्लस डीएनए, ठीक है, ये आपका बनता है ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें आपका क्या क्या चीज़ें होती है। एक तो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, प्लस यहाँ सिग्मा फैक्टर नहीं होता, उसकी जगह यहाँ पर होता है इसके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्लस डीएनए। तो आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ सिग्मा फैक्टर नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, राइट। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका डिफरेंस है दैट इज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट्स, राइट। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट्स हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सिस्टम में किस टाइप के बनते हैं। वो आपके बनते हैं टाइप ऑफ पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है ना। और इसमें बनते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम होता है ना उसमें जो एमआरएनए आपका बनता है, लाइक दिस इज योर एमआरएनए, ये आपका क्या है, एमआरएनए। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो एमआरएनए होता है ये इसमें बहुत सारे ये मतलब कई सारे जीन्स का एक साथ एमआरएनए बन जाता है, ठीक है। मतलब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो जीन नंबर 1 का है एमआरएनए, यहाँ से यहाँ तक जो है वो जीन नंबर 2 का है और यहाँ से यहाँ तक जीन नंबर 3 का है, ठीक है। तो जीन्स को आप जानते हो कि सिस्ट्रोन भी बोला जाता है। तो अगर एक ही एमआरएनए में 3 जीन के सीक्वेंस हैं तो ये 3 तरीके के प्रोटीन्स बना सकता है, ठीक है। तो एमआरएनए तीनों प्रोटीन का एक ही बनेगा, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो 3 अलग अलग प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएंगे। तो इस टाइप के एमआरएनए को बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देर आर मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मोर देन वन फॉर मोर देन वन जीन, देर इज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर द मोर देन वन जीन, ठीक है। यहाँ पर एक से ज़्यादा जीन्स के लिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और एक से ज़्यादा प्रोटीन बना सकता है सेम एमआरएनए, तो इसलिए पॉली यहाँ पर आ गया, पॉलीसिस्ट्रोनिक। लेकिन यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सिस्टम होता है उसमें जो एमआरएनए होता है वो होता है आपका मोनोसिस्ट्रोनिक, ठीक है। तो मान लो कि आपका जो ये है वो एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये पूरा एमआरएनए आपका एक ही जीन को इनकोड करेगा और ये एक ही प्रोटीन बनाएगा। तो ये क्या हो गया, मोनोसिस्ट्रोनिक। तो एक ही सिस्ट्रोन इसके पास है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो लास्ट डिफरेंस हम देखेंगे वो है कि रेगुलेशन कैसा होता है, ठीक है। रेगुलेशन कैसा होता है इसमें, दैट इज पॉइंट नंबर 5, रेगुलेशन। तो आपका जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम होता है उसमें जो आपका जीन रेगुलेशन होता है वो होता है मेनली नेगेटिव कंट्रोल। ज़्यादातर जो देखा जाता है वो नेगेटिव कंट्रोल देखा जाता है, और जो यूकैरियोटिक सिस्टम होता है उसमें आपका ज़्यादातर पॉजिटिव कंट्रोल देखा जाता है, ठीक। तो ये तो हो गए आपके मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, राइट। इसके बाद अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक सिस्टम होते हैं उसमें कितने आरएनए पॉलीमरेज आपके पाए जाते हैं, 3, है ना। तो अब हम देखेंगे कि जो 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं दैट इज आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इन तीनों के बीच में
क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, राइट। आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के होते हैं आपके? 3 होते हैं। अब इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ऑफ यू कैरियोट्स। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इनके बीच में डिफरेंस जानना। तो इधर मैं दोबारा से आपका लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। और ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज 1। दिस इज अबाउट द आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड दिस इज अबाउट आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है आपका ट्रांसक्रिप्ट्स के बारे में। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आपका किस तरीके का आरएनए बनाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बनाता है आपका मेनली आरएनए, सेकंड बनाता है आपका mRNA और थर्ड बनाता है आपका tRNA। ठीक, तो अब आपको पता है कि जो आरएनए होता है वो कई टाइप्स का, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ rRNA आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सिस्टम, लाइक 5S rRNA, 16S rRNA, राइट, 5.8S rRNA, और भी कई सारे rRNA होते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, इट कैन synthesize all rRNA except 5S rRNA। मतलब ये जितने भी rRNA हैं सबको बनाता है एक्सेप्ट बस 5S rRNA को छोड़कर, और यही आपके लिए हो जाता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कौन से आरआरएनए को नहीं बनाता, तो वो है 5S rRNA। तो ऐसी चीजें आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड पे। तो ये mRNA तो बनाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये कई सारे SNRNAs को भी बनाता है। SNRNA, ठीक है, उसके बाद ये कुछ SNORNA बनाता है। ठीक है, और ये बनाता है कुछ miRNAs। ठीक है, तो आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। SNRNA जो होता है वो होता है आपका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। SNORNA जो होता है वो होता है आपका स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, एंड द miRNA हियर इज द माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए होता है आपका स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाता है? mRNA तो इसका मेन प्रोडक्ट है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ ये बहुत सारे SNRNA, SNORNA एंड miRNA भी बनाता है। अब चलते हैं पॉलीमरेज थर्ड की तरफ। तो अब थर्ड का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? tRNA। ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि जिस rRNA को पॉलीमरेज फर्स्ट ने बनाने से इनकार कर दिया था, दैट इज 5S rRNA, उसको ये बना देता है। 5S rRNA को कौन बनाता है? आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो यहाँ पे भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका ये बनाता है 75SL RNA। ठीक है, तो 75SL RNA आप लिख सकते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिक्रीशन। तो ये भी 75SL RNA को कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, और कुछ SNRNA, SNORNA और माइक्रो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एक तो 75SL RNA और 5S rRNA इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के इसके बीच में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 5S rRNA कौन बनाता है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे rRNA बनाता है फर्स्ट,
बस ये 5s rRNA नहीं बनाता, जो बनाता है आपका पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद अब जो सेकंड डिफरेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द साइट ऑफ एक्शन, या आप बोल सकते हैं लोकेशन। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ लोकेटेड होता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहाँ लोकेटेड होता है, सेकंड और थर्ड कहाँ लोकेटेड होता है? तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोलस में लोकेटेड। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में लोकेटेड, और थर्ड जो होता है वो भी आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में लोकेटेड होता है। राइट, तो आपको अब न्यूक्लियोलस क्या होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको नहीं पता चलो तो लगे हाँ, तो ये भी मैं आपको समझा ही देता हूँ जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, है ना। और ले भी रहा हूँ तो क्या हो गया, आपको कुछ अच्छी चीज़ें ही बता रहा हूँ, है ना। तो मान लो कि ये है आपका एक सेल, ठीक है, और सेल के अंदर आपको पता है कि क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियस। तो ये जो पूरा है, ये पूरा जो ऑर्गेनेल है इसको तो बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? राइट, तो जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके भी अंदर एक राउंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा न्यूक्लियस के अंदर भी एक राउंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या? न्यूक्लियोलस। ठीक है, सो न्यूक्लियोलस इज द राउंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, एंड it is composed of DNA plus RNA plus proteins. Okay, and the prime function of nucleolus is to creation of राइबोसोम। राइबोसोम के क्रिएशन में न्यूक्लियोलस मेजर रोल प्ले करता है, और कहाँ लोकेटेड होता है आपको पता चल गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलते हैं वो भी समझ लो आप। देखो, आपको साइटोप्लाज्म तो पता होगा, है ना। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। उसी में सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सिंपल। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर आपका फ्लूइड है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। और इसी को कैरियोप्लाज्म भी बोला जाता है। ठीक है, सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड दैट इज एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इट इंक्लूड्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में छोटी सी जानकारी। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं इसके थर्ड डिफरेंस को समझते हैं, वो है आपका प्रमोटर। ठीक, प्रमोटर। ओके, तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है उसके लिए प्रमोटर कैसे होते हैं। ठीक है, और उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो उसके जो प्रमोटर होते हैं वो आपके लोकेटेड होते हैं अपस्ट्रीम में। ठीक है, राइट, और इनके जो प्रमोटर होते हैं ना वो होते हैं आपके टाटा लेस प्रमोटर्स। टाटा लेस प्रमोटर, ठीक है। और एग्जाम्पल है इनके प्रमोटर का एक UCE, याद रखना UCE का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट प्रमोटर। ठीक है ना। तो ये आपका प्रमोटर जो होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए इस टाइप का होता है। जो प्रमोटर होता है उसका मेन जो आप उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज टाटा लेस प्रमोटर। अब टाटा लेस का मतलब क्या होता है? देखो जल्दी से मैं आपको वो भी बताता हूँ कि मान लो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में प्रमोटर का स्ट्रक्चर बताया था ना, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। यहाँ पर
ये तो इनिशिएशन साइट होती है, इससे पहले जितना भी पार्ट होता है वो सब आपका प्रमोटर में आता है। तो वहाँ पर आपका एक -10 सीक्वेंस होता है और फिर होता है आपका -35 सीक्वेंस, है ना। और यहीं पर ये जो -10 सीक्वेंस होता है, ये जो -10 सीक्वेंस होता है, ये होता है आपका AT रिच सीक्वेंस, ठीक है। और ये AT रिच सीक्वेंस ही आपका कहलाता है टाटा बॉक्स, ठीक है। तो जिन प्रमोटर्स में आपके टाटा बॉक्स होंगे वो कहलाएंगे टाटा प्रमोटर, ठीक है। और जिसके पास ये टाटा बॉक्स नहीं होगा वो प्रमोटर किस क्लास के होंगे? टाटा लेस प्रमोटर क्लास के। तो जो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट होते हैं उनके जो प्रमोटर्स होते हैं वो टाटा लेस प्रमोटर होते हैं, मतलब उन प्रमोटर्स में AT रिच रीजन बोल सकते हो आप या टाटा बॉक्स नहीं होता, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? गुड। अब चलो हम टाटा बॉक्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ और ये चीज़ आपको बहुत कम जगह पे लोग बताएंगे या आपको आसानी से बुक में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब मैं इतनी चीज़ें बोल रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ आपको कि हमने एक प्रमोटर जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लेक्चर में -10 सीक्वेंस के बारे में आपने पढ़ा था, है ना। ये आपका प्रमोटर में ही लोकेटेड होता है ना। लोकेटेड इन प्रमोटर पढ़ा होगा आपने, -10 सीक्वेंस के बारे में बताया था, -35 सीक्वेंस के बारे में बताया था। तो ये जो -10 सीक्वेंस होता है ना, ये होता है आपका AT रिच, ठीक है। और आप आपने अभी तक यही समझा है कि इसी को बोलते हैं टाटा बॉक्स, तो आपने बिल्कुल सही समझा है। लेकिन दोस्तों जो टाटा बॉक्स होता है ना, वो जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। सेम मतलब ये -10 सीक्वेंस आपके प्रोकैरियोट्स के प्रमोटर में भी होता है और यूकैरियोट्स के प्रमोटर में भी होता है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो इस -10 सीक्वेंस को जो कि AT रिच है उसको आप बोलते हो वहाँ पर प्रिब्नो बॉक्स। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। मैंने वहाँ पर, आप ध्यान देना, मैंने वहाँ पर टाटा बॉक्स नहीं बोला था, मैंने बोला था प्रिब्नो बॉक्स। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो प्रमोटर में -10 सीक्वेंस होता है जो कि AT रिच सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स। और यूकैरियोट्स में इस सीक्वेंस को बोला जाता है टाटा बॉक्स। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि टाटा बॉक्स किसको बोलते हैं, प्रिब्नो बॉक्स किसको बोलते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम आगे चलते हैं जो डिस्कस कर रहे थे। तो आपने जाना कि RNA पॉलीमरेज फर्स्ट का प्रमोटर किस तरीके का होता है, तो लगे हाँ तो हम RNA पॉलीमरेज सेकंड के प्रमोटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। RNA पॉलीमरेज सेकंड प्रमोटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रमोटर होता है RNA पॉलीमरेज सेकंड का जो प्रमोटर होता है वो दो सीक्वेंस से या दो रीजन से मिलके बना होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ कोर प्रमोटर एंड UP एलिमेंट, ठीक है। कोर प्रमोटर और UP एलिमेंट। UP का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, ठीक है। तो जो कोर प्रमोटर होता है वो होता है आपका, अब जो कोर प्रमोटर होता है वो आपका दो तरीके का हो सकता है यहाँ पर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रमोटर ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकंड। RNA पॉलीमरेज सेकंड का प्रमोटर कोर प्रमोटर और UP एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोर प्रमोटर प्लस UP एलिमेंट। दिस इज नॉट द टू टाइप ऑफ प्रमोटर। Actually this RNA polymerase second consist of core promoter and up element, UP element। जो कोर प्रमोटर होता है अब ये आपका दो तरीके का हो सकता है, या तो वो हो सकता है टाटा प्रमोटर, ठीक, या हो सकता है वो टाटा लेस
प्रमोटर। ठीक, तो मतलब कि मेनली अगर हम देखें तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का जो प्रमोटर है वो आपका 2 टाइप्स का प्रमोटर देखने को मिलता है, एक टाटा प्रमोटर, ठीक है, और एक टाटा लेस प्रमोटर। ठीक, समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो टाटा प्रमोटर का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आ जाएगा BRE। ठीक है, BRE की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी रिकॉग्निशन एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे कि बताया था आपको कि यूकैरियोटिक सिस्टम में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी होता है। ठीक है, और ये जो प्रमोटर होता है BRE, ये उस फैक्टर को ही रिकॉग्नाइज करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी को। इसीलिए इस प्रमोटर का नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी रिकॉग्निशन एलिमेंट। ठीक है ना। और जो टाटा लेस प्रमोटर होता है उसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए DPE। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं आपको लास्ट में, कि जो आपका टाटा प्रमोटर होता है वो मेनली आपका पाया जाता है कहाँ पर, अपस्ट्रीम रीजन में हमेशा। ठीक है, ये होता है आपका अपस्ट्रीम रीजन में मिलता है, और जो आपका टाटा लेस प्रमोटर है वो मोस्टली डाउन स्ट्रीम रीजन में मिलता है, मोस्टली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो टाटा लेस प्रमोटर है वो मोस्टली आपका डाउन स्ट्रीम रीजन में ही मिलेगा, और जो टाटा प्रमोटर हैं वो हमेशा अपस्ट्रीम रीजन ऑलवेज, क्योंकि आपको पता है कि टाटा बॉक्स कहाँ होता है, अपस्ट्रीम रीजन में होता है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका यूपी एलिमेंट है, ठीक है, यूपी एलिमेंट आपके किस में, प्रोमोटर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में। ठीक है, तो ये यूपी एलिमेंट आपका 3 तरीके का हो सकता है। एक तो होता है आपका ऑक्ट बॉक्स, इनके नाम आपको याद रखने हैं बस। एक हो सकता है आपका CAAT बॉक्स, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका GC बॉक्स। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के प्रोमोटर के बारे में, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ें कहाँ पर लोकेटेड होती हैं। तो मान लो कि ये है आपका +1, दैट इज इनिशिएशन साइट, और इधर से इस तरफ का रीजन जो है वो है डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, और जो यहाँ से का रीजन है वो है अपस्ट्रीम। ठीक है, तो आपको बताया था कि जो प्रमोटर होता है वो आपका होता है -70 बेस पेयर से लेकर +30 बेस पेयर तक। ठीक है, ये पूरा एरिया आपका प्रमोटर में काउंट होता है। ठीक, तो जो आपका कोर प्रमोटर होता है वो होता है यहाँ -10 और -35 रीजन के आसपास, ये आपका कोर प्रमोटर होता है। ठीक है, राइट। तो ये कोर प्रमोटर आपका या तो टाटा प्रमोटर हो सकता है, मतलब यहाँ पे या तो टाटा बॉक्स प्रेजेंट होगा इस रीजन पे, या टाटा बॉक्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो या तो टाटा प्रमोटर होगा या टाटा लेस प्रमोटर होगा। ठीक है, कोर प्रमोटर। और इसी के साथ जो यूपी एलिमेंट है, अप एलिमेंट, ये आपके मिलते हैं अराउंड -60 बेस पेयर्स के आसपास, यहाँ पर मिलेंगे आपके यूपी एलिमेंट। ठीक है, तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का जो प्रमोटर है वो यूपी एलिमेंट और कोर प्रमोटर को मिलाकर बनता है। तो आपको, मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रमोटर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और कंसेप्ट्स याद रखने हैं, राइट। उसके बाद जो आपका प्रमोटर है किसका, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का। ठीक है, अब आपका जो प्रमोटर है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रमोटर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज
थर्ड प्रमोटर के बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं जानना, बस इतना याद रखना है कि ये जो होते हैं मोस्टली इंटरनल प्रमोटर होते हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के जो प्रमोटर होते हैं दे आर मोस्टली इंटरनल एंड लोकेटेड एट डाउनस्ट्रीम रीजन। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है प्रमोटर्स के बारे में। ठीक है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका कि ये टाटा लेस प्रमोटर होते हैं, इसीलिए ये डाउनस्ट्रीम रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गए प्रमोटर्स के बारे में, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के। तो ये था फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के प्रमोटर के बारे में, जो कि अपस्ट्रीम में होता है। ये बात की थी हमने सेकंड के बारे में, और ये बात की थी थर्ड के बारे में। ठीक है, आप साथ साथ इसके नोट्स अपने हिसाब से बनाते रहिए। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, इसके बाद जो हम तीसरी फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है आपका साइट ऑफ अल्फा अम्यूनिटिन सेंसिटिविटी। ठीक है, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज अल्फा अम्यूनिटिन सेंसिटिविटी। ठीक है, ये एक तरीके का इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, ठीक है, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होता, नो सेंसिटिविटी। ठीक है, जो सेकंड होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, इट इज वेरी सेंसिटिव। सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होता है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है। ठीक है, और जो थर्ड होता है ये भी सेंसिटिव होता है, इट इज अफेक्टेड बट एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा अम्यूनिटिन। ठीक है, तो अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड सबसे ज़्यादा होता है सेंसिटिव, उससे कम होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और उससे सबसे कम होता ही नहीं वो होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। और अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो अल्फा अम्यूनिटिन है ना, अम्यूनिटिन है जो, ये आपका जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ स्लो डेथ पॉइजन। स्लो डेथ पॉइजन मतलब अगर ये किसी को दे दिया गया अल्फा अम्यूनिटिन खाने के साथ मिलाकर, तो उसकी मृत्यु, उसकी मौत धीरे धीरे होगी, है ना, वो एकदम से नहीं मरेगा। इट बिकम्स लीथल ओनली आफ्टर ए टाइम गैप ऑफ इट्स इंजेक्शन। ठीक है, मतलब मान लो आपने आज इसको दे दिया ये इंजेक्शन अल्फा अम्यूनिटिन का, ठीक है, इंजेक्शन दिया आपने आज, इंजेक्शन टुडे, तो इसको किल करने में अराउंड लग जाएंगे आपके, मान लो बहुत टाइम लगेगा, मतलब मान लो कि 15 से 20 दिन। मैं सिर्फ अंदाजे से बता रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। तो इट्स इम्पैक्ट टेक्स टाइम बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमआरएनए। अब क्या होता है कि अब ऐसा क्यों होता है, इतना टाइम क्यों लेता है ये किल करने में, क्योंकि देखो आपको पता है कि सेल के अंदर क्या है, ये क्या कर रहा है, अल्फा अम्यूनिटिन नए मतलब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को इनहिबिट कर रहा है, समझ रहे हो, जो कि आपका एमआरएनए बनाता है। तो नए एमआरएनए नहीं बनेंगे आपके अगर आपने अल्फा अम्यूनिटिन दे दिया तो, समझ रहे हो, नए एमआरएनए नहीं बनेंगे क्योंकि ये ब्लॉक कर देगा किसको, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को। लेकिन जो पुराने एमआरएनए सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, अभी वो आपके प्रोटीन बना सकते हैं। तो जब तक पुराने वाले
mRNAs आपके सेल में हैं, वो प्रोटीन बनाते रहेंगे, ठीक है? तो तब तक वो सेल सर्वाइव करेगी। लेकिन जैसे-जैसे आरएनए का पूल आपके सेल में खत्म होता चला जाएगा, आप डेथ की तरफ अग्रसर होंगे। मतलब आपकी मृत्यु करीब आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से अल्फा एमिनिटीन जो होता है, इट एक्ट्स एज ए स्लो पॉइजन, ठीक है ना? तो ये चीज़ हो गई आपके डिफरेंस के बारे में अल्फा एमिनिटीन के। इसके बाद अब हम चलेंगे डिस्कस करने के लिए आपका आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है? तो अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जब हम आरएनए पॉलीमरेज जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तब मैंने बताया था आपको कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, दिस इज द मोस्ट स्टडीड एंजाइम एंड दिस इज द सेंट्रल एंजाइम इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो अब हम इस आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूकैरियोट्स में समझना है, तो आपको आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के बारे में, ठीक है? तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के बारे में बहुत ही डिटेल में, क्योंकि ये एंजाइम आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए, बिकॉज दिस एंजाइम इज द सेंट्रल एंजाइम एंड द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड एंजाइम। ओके, तो जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, उसके आपके होते हैं 10 स्मॉल सब यूनिट्स, ओके, और होते हैं 2 लार्ज सब यूनिट्स, राइट? अब जो 10 स्मॉल सब यूनिट्स हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, बट जो 2 लार्ज सब यूनिट्स हैं, वो आपके कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके, एक तो होता है आपका RBP1 और दूसरा होता है आपका RBP2, ठीक है? तो ये जो इसमें से जो आपका RBP1 है, दिस RBP1 सब यूनिट इज द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम, ठीक है? राइट, 2 लार्ज सब यूनिट है RBP1 और RBP2, दोनों में से सबसे बड़ा है RBP1, और दिस RBP1 इज द लार्जेस्ट सब यूनिट अमॉन्ग ऑल द 12 सब यूनिट्स, है ना? 12 सब यूनिट्स होते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? याद रखना है आपको, RBP1, ठीक है? अब आपने, जब मैंने आपको लेक्चर 1 बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपके कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं। एक तो होता है ओमेगा, ठीक है? एक होता है अल्फ़ा, अल्फ़ा के 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है? फिर एक होता है आपका बीटा डैश सब यूनिट, और एक होता है बीटा सब यूनिट, ठीक? और आपका इस कोर एंजाइम के साथ, ये तो होता है आपका कोर एंजाइम, है ना? तो इसके साथ आपका अटैच होता है एक सिग्मा सब यूनिट, ठीक? और ये पूरा कंप्लीट कैसा बनता है? होलो एंजाइम। तो ये मैंने आपको किसका बताया था? ये था आपका प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो, लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था, ठीक है? जब हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है? तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इसलिए बना के दिखाया, क्योंकि यहाँ पे जो RBP1 सब यूनिट है, दैट इज द लार्जेस्ट सब यूनिट, दिस सब यूनिट इज होमोलोगस टू बीटा डैश सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो बीटा डैश था, वो था सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज का, और यहाँ पे है RBP1 इज द लार्जेस्ट सब यूनिट, और ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस है, ठीक है? और ये जो RBP1 होता है, दिस सब यूनिट इज
होमोलोगस टू बीटा सब यूनिट। समझ रहे हो, है ना। इस वाले बीटा सब यूनिट के होमोलोगस होता है आपका कौन सा, RBP2। ठीक है। अब इसके आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, वो क्या है, देखो जो आपका RBP1 है, यहाँ पे आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपके सामने, तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है। ठीक है। जो आपका RBP1 सब यूनिट है आपका, दिस इज द लार्जेस्ट सब यूनिट, यू नो वेरी वेल। ठीक है, किसका, RNA पॉलीमरेज सेकेंड का यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, है ना। तो ये जो RBP1 सब यूनिट होता है ना, क्या होता है कि इसका जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन होता है, सब यूनिट क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन एंजाइम दैट इज RNA पॉलीमरेज। तो इसका भी क्या होगा, अमीनो एसिड का सीक्वेंस। ये RBP1 जो सब यूनिट है, ये इसके पास अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी, है ना। तो इसका भी N टर्मिनल डोमेन होगा, समझ रहे हो, और C टर्मिनल डोमेन होगा होगा है ना। और यहाँ पे इसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस होंगे, समझ रहे हो ना। ओके, क्योंकि दिस इज द एन एंजाइम सब यूनिट। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या समझना है कि इसका जो C टर्मिनल डोमेन होता है, C टर्मिनल डोमेन, उसके C टर्मिनल डोमेन में आपके कुछ एक कंसेंसस सीक्वेंस होता है। यहाँ पर आपका इस वाले एरिया में, ये जो एरिया है आपका C टर्मिनल डोमेन का एरिया, यहाँ पर आपके कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं। ठीक है। और ये कंसेंसस सीक्वेंस में क्या होता है कि आपके रिपीट्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। ठीक है। यहाँ पे आपके क्या होता है, मैनी रिपीट्स ऑफ कंसेंसस सीक्वेंस। ठीक है। और वो सीक्वेंस में कैसा होता है, हेप्टाड अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। किस तरीके से, देखो वो जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो होता है आपका YSPS YSPTSPS। ठीक है, YSPTSPS, ये आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है आपके C टर्मिनल डोमेन पे प्रेजेंट यहाँ पर, राइट। तो Y क्या है, Y इज टायरोसिन, S इज सीरीन, प्रोलिन, टायरोसिन, सीरीन, प्रोलिन, सीरीन। समझ रहे हो। तो ये रिपीट्स कैसे होते हैं, और ये रिपीट्स आपके C टर्मिनल डोमेन पे कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, YSPTSPS, फिर YSPTSPS, YSPTSPS, ऐसे करके आपके बहुत सारे सीक्वेंस के, इसी सेम सीक्वेंस के रिपीट्स होंगे। तो ये क्या है, रिपीट ऑफ हेप्टाड अमीनो एसिड सीक्वेंस, कहाँ पे प्रेजेंट है, C टर्मिनल डोमेन पे। तो ये सीक्वेंस क्यों रिपीट हो रहे हैं, तो ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन में और RNA प्रोसेसिंग में। ठीक है। तो उस पे उसको बताने से पहले आपको बता दूं ऐसे ही एज ए जनरल नॉलेज कि अगर ये आपका जो ईस्ट का जीनोम होता है ना, फंजाई का ईस्ट का जीनोम होता है, उसमें आपके ये वाले 27 रिपीट्स होते हैं, 27 रिपीट्स इन ईस्ट। ईस्ट क्या यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और आपके 52 रिपीट्स पाए जाते हैं कहाँ, किसमें, माइस में और ह्यूमंस में। समझ रहे हो, अब आपको ये चीज समझ में आई। ठीक है। अब ये जो रिपीट्स हैं अमीनो एसिड सीक्वेंसेस के, इनका रोल क्या होता है वो चीज समझते हैं। ठीक, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन कौन सा अमीनो एसिड है, देखो YSPTSPS। ठीक है। कौन कौन से हैं आपके, टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सीरीन, प्रोलीन, सीरीन, है ना। अब देखो यहाँ पे, ये जो आपका टायरोसिन है, इसमें भी OH ग्रुप होता है,
सीरीन में भी OH ग्रुप होता है, थ्रियोनिन में भी OH ग्रुप होता है, सीरीन में OH ग्रुप होता है और यहाँ पे भी सीरीन OH ग्रुप। तो ये जो सीक्वेंस है ना, दिस सीक्वेंस इज more prone for the phosphorylation. This is the highly phosphorylation site in the RNA polymerase enzyme, है ना। तो ये क्या है, highly phosphorylated sequence। यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फोस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, इस वाले अमीनो एसिड पे, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे। देख रहे हो कितनी जगह फोस्फोराइलेशन हो सकता है, इन सभी अमीनो एसिड्स पे फोस्फोराइलेशन आपका हो सकता है। तो ये फोस्फोराइलेशन होने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है, दे कैन बी हाईली फोस्फोराइलेटेड एंड द फोस्फोराइलेटेड कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन्स is involved in the following functions। अब अगर इनका फोस्फोराइलेशन होगा तो फोस्फोराइलेशन ऑफ कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, उसकी वजह से क्या होगा, आपका कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहला जो फंक्शन होता है जिसमें जो फोस्फोराइलेशन की वजह से होता है वो होता है आपका प्रमोटर क्लियरेंस, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका वो होता है दूसरा जो आपका फोस्फोराइलेशन होता है वो इन्वॉल्व होता है असेंबली ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन आरएनए प्रोसेसिंग। मतलब ये किस में इन्वॉल्व होता है, आरएनए प्रोसेसिंग में। तीसरा जो फंक्शन है जो फोस्फोराइलेशन ऑफ कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन के फोस्फोराइलेशन की वजह से होता है वो होता है आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। अब तो ये फंक्शंस आपके होते हैं अगर आपका जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है लार्जेस्ट सब यूनिट दैट इज RBP1 उसका फोस्फोराइलेशन हो जाए, ठीक है। तो अब जब बात आती है कि इसका फोस्फोराइलेशन करवाता कौन है, तो दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो CTD फोस्फोराइलेशन इज डन बाय कौन कौन से हैं, पहला है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H, ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। और दूसरा है आपका ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर B, ठीक है। तो उसका पूरा नाम है पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर B। तो ये दोनों आपके फोस्फोराइलेट करते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन को, राइट। तो अगर अब यहाँ पे देखना है आपको, दो चीज़ें और याद रखनी है, ठीक है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है, वो दो चीज़ें हैं कि अगर इफ पहला पॉइंट है, इफ फोस्फोराइलेशन डन बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H, अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H फोस्फोराइलेट करेगा कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन को, तो क्या क्या होगा, तो होगा आपका पहला चीज आपका प्रमोटर क्लियरेंस। ये चीज आपको याद रखनी, यहां से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो फंक्शन होगा वो होगा आपका 5 प्राइम कैपिंग, जो मैंने आपको बताया था कि आरएनए प्रोसेसिंग में भी आपका इन्वॉल्व होता है CTD फोस्फोराइलेशन। तो अगर कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन का फोस्फोराइलेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H करेगा तो वो
प्रमोटर क्लियरेंस करवाएगा और 5 प्राइम कैपिंग करवाएगा, 2 चीज़ें, ठीक है। अगर इफ द फॉस्फोराइलेशन डन बाय phosphorylation of CTD done by positive transcription elongation factor B, अगर ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी अगर करेगा सीटीडी का फॉस्फोरिलेशन, तो 2 चीज़ें होंगी। पहला होगा आपका स्प्लाइसिंग, ठीक, और दूसरा होगा आपका पॉली एडिनाइलेशन। तो आपको पता है कि स्प्लाइसिंग और पॉली एडिनाइलेशन दिस दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के सब यूनिट RBP1 और उसके फॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें और खासकर ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और CSIR के एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, राइट। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेस और ये आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए, तो अब हम जल्दी से जान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें आपका आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर प्लस डीएनए होता है। लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें आपका आरएनए पॉलीमरेज प्लस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्लस डीएनए होता है। तो यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। तो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो डिवाइडेड हैं 3 कैटेगरीज में, ठीक है। 3 कैटेगरीज में आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डिवाइडेड हैं, ओके। तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 1, 2, 3, ठीक है। तो जो आपका पहला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दोज आर नोन एज जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक। द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर नोन एज अपस्ट्रीम transcription factors, and the third type of transcription factors in eukaryotes are regulatory transcription factors, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं these are required for the transcription इनिशिएशन, ये इनिशिएशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो इस चीज को। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपके जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में आते हैं। तो आपके आते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ, ठीक है। ये सारे आपके किस में आते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में, जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में, राइट। अब हम देखते हैं कि जो आपके अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो these type of transcription factors binds at upstream elements,
है ना, यूपी एलिमेंट्स एंड इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, तो इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल है, पहला है आपका एग्जाम्पल जो है SP1 फैमिली, SP1 फैमिली। और ये बाइंड किसको करते हैं? बाइंड टू GC बॉक्स। ठीक है, बाइंड टू GC बॉक्स। दूसरा जो एग्जाम्पल है अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, वो है CTF। ठीक है, और ये CTF किसको बाइंड करते हैं? दे बाइंड टू CAAT बॉक्स। ठीक है, ये CAAT बॉक्स मैंने आपको बताया था, ये क्या है? यूपी एलिमेंट्स का पार्ट होते हैं, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट का पार्ट होते हैं, जब मैं आपको प्रमोटर्स के बारे में बता रहा था। ठीक है ना। और तीसरे जो अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो होते हैं आपके ऑक्ट फैमिली के। ठीक है, ऑक्ट फैमिली के। और ये आपके कहाँ बाइंड करते हैं? आपके ऑक्ट बॉक्स में। तो ये थे आपके अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने लास्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के पास, दैट इज रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, ओके। तो ये जो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, दे फंक्शंस लाइक एन एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, बट दे हैव रेगुलेटरी रोल। ये रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दे हैव रेगुलेशन रोल्स, राइट, एंड दे आर सिंथेसाइज्ड एंड एक्टिवेटेड एट स्पेसिफिक टाइम। ये हमेशा ही सिंथेसाइज और एक्टिवेट नहीं रहते, ये स्पेसिफिक टाइम पे एक्टिवेट और सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिक टाइम ऑफ डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक टिश्यूज। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेनली इनके बारे में, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में, राइट। तो चलिए एक एक करके हम जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कैसे कैसे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी आकर आपके ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम पे बाइंड होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं आपके DNA का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये एक एक करके कोऑपरेटिव मैनर में आकर बाइंड होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी लेनिंजर बुक पे। ठीक है, जहां पर हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आपके इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो होता है आपका बाइंड होता है आकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी सबसे पहले यही बाइंड होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी होता है, ठीक है, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी होता है, ये होता है आपका मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। और ये आपका दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पहला जो सब यूनिट होता है इसका होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन TBP, और दूसरा होता है इसका TAF। TAF की फुल फॉर्म होती है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएशन फैक्टर्स। तो ये इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TBP और TF सेकेंड डी एंड और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड A, ये सबसे पहले आकर बाइंड होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो TBP होता है ना, TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, अभी हम सीक्वेंशियल मैनर में समझेंगे कैसे कैसे बाइंड होते हैं। तो ये चीज़ आप देख लो, ये चीज़ क्या है, आपका प्रमोटर है ना, दिस इज द -30 रीजन, दिस इज द इनिशिएटर साइट, और यहीं पर इस, तो ये क्या है आपका प्रमोटर रीजन है ना, और यहीं पर आपके आगे सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड होंगे, राइट। तो सबसे पहले आपका बाइंड होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएशन फैक्टर्स। ठीक है, तो जो अब थोड़ी सी बात हम टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में कर लेते हैं। तो जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है, दिस इज द ओनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इंटरैक्ट्स विद DNA इन इट्स माइनर ग्रुप। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर DNA के माइनर ग्रुप में बाइंड करता है, तो वो है आपका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, बाकी जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं दे बाइंड टू द मेजर ग्रुप। समझ रहे हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी है, ये वाला, ये आपका जो होता है, ये आपका होता है कमिटमेंट फैक्टर। समझ रहे हो, कमिटमेंट फैक्टर। अब इसको कमिटमेंट फैक्टर क्यों बोलते हैं कि एक बार ये आपका बाइंड हो जाता है प्रमोटर पर जाकर, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन होना पक्का है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा ही होगा, राइट, बिकॉज इट बाइंड्स टू द प्रमोटर अप टू 80 डिग्री, 80 डिग्री एंगल से ये बाइंड होता है, दैट फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये इस तरीके से बाइंड होता है कि बाकी के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, जो अपकमिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, उनकी बाइंडिंग को इंश्योर करता है। दैट्स हाउ इट कमिट्स द प्रमोटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब एक बार आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी आकर आपके प्रमोटर पर बाइंड हो गया, तो इसका मतलब ये कि अब आपका ट्रांसक्रिप्शन पक्का होना ही है, और इसने बाकी के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बाइंडिंग के लिए वहाँ पर स्पेस क्रिएट कर दिया है। तो अब क्या होगा, आपके दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर बाइंड होंगे, राइट। तो जो इसके बाद जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, और इसके बाद आपका जो आता है वो होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए। ठीक है, तो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए होता है, दिस वन, ये क्या करता है, तो इट बाइंड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। देख रहे हो, ये है आपका सेकंड डी, ये वाला जो देख रहे हो दिस वन, ये सेकंड डी है, और ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, और ये आपका बाइंड है किस पे, सेकंड डी पे। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए बाइंड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी एंड इट स्टेबलाइज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी एंड DNA इंटरेक्शन। समझ रहे हो इस चीज को। जो सेकंड ए होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो सेकंड डी और DNA के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है उसको और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। समझ रहे हो। तो अब DNA पे, प्रमोटर पे सेकंड डी आके बाइंड हो चुका है, फिर सेकंड ए आकर बाइंड हो चुका है। ठीक है, सेकंड ए ने DNA और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी के इंटरेक्शन को और स्टेबल बना दिया है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी। तो थर्ड नंबर पे आपका आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप पॉइंट बाय पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड बी होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दैट इज TF सेकंड बी, इट बाइंड्स टू द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखो, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो किसका पार्ट था,
इट वाज द पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, और ये सेकंड डी के साथ ही आया था। ठीक है, अब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर आकर बाइंड होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, देख रहे हो, एंड इट हेल्प्स इन द रिक्रूटमेंट ऑफ नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ along with RNA polymerase। समझ रहे हो, RNA polymerase सेकंड कॉम्प्लेक्स, RNA polymerase सेकंड। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी के बाद कौन आता है आपका, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड क्या बी क्या करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ और RNA polymerase इन दोनों की रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। अब आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ और RNA पॉलीमरेज सेकंड का कॉम्प्लेक्स आकर प्रमोटर पे बाइंड हो गया। ठीक, तो आपको इस सीक्वेंस समझ में आ रहा है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी आया था, ठीक है, उसके बाद आपका आया था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी ने आपका प्रमोटर को कमिटमेंट कर दिया था कि अब आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आया सेकंड ए, जिसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी और डीएनए के इंटरेक्शन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाई। उसके बाद आया आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी जब आ गया तो इसने रिक्रूट किया किसको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ को और आरएनए पॉलीमरेज के कॉम्प्लेक्स को, राइट। अब आपका यहाँ पर सेकंड एफ और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का कॉम्प्लेक्स आके प्रमोटर पे रिक्रूट हो चुका है। ठीक है, अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ होता है, ये वाला देख रहे हो, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ आया है। ठीक है, तो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ होता है, इसका क्या काम होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड टू नॉन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी का। ये क्या कर, सेकंड एफ का, सॉरी, ये आपके आरएनए पॉलीमरेज के साथ आता है ना, और साथ आता है और ये ध्यान रखता है कि आपका आरएनए पॉलीमरेज कहीं गलती से डीएनए के गलत सीक्वेंस पे बाइंड ना हो जाए। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक, तो ये तो इसका एक फंक्शन हो गया। ठीक, दूसरा जो फंक्शन है वो आपको याद रखना है क्योंकि वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि दिस इज द ओनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, विच वन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ इज द ओनली ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर, यू कैन से, that remain associated with RNA polymerase second even during elongation। कहने का मतलब ये है कि सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आरएनए पॉलीमरेज का साथ छोड़कर चले जाते हैं जैसे ही इनिशिएशन कंप्लीट होता है, लेकिन जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ है, ये ही एक ऐसा इकलौता ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो आपके आरएनए पॉलीमरेज के साथ हमेशा रहता है, इलोंगेशन तक भी रहता है, उसका साथ नहीं छोड़ता। ठीक है, और ये बिल्कुल भी आपके सिग्मा फैक्टर की तरह तो नहीं है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर ने तो आरएनए पॉलीमरेज का साथ छोड़ दिया था इनिशिएशन के बाद ही। जैसे ही हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोट में सिग्मा फैक्टर होता है ना आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तो वहां पर जैसे ही इनिशिएशन कंप्लीट होता है सिग्मा फैक्टर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ है, ये सिग्मा फैक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये इनिशिएशन के बाद भी रहता है, इलोंगेशन में भी रहता है। तो जैसे आपने एक ऐड सुना होगा ना, LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ है,
इनिशिएशन के साथ भी, इनिशिएशन के बाद भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है वो कौन है? वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई क्या करता है? देखो, नेक्स्ट यही है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई। ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच। ये देखो, एच को रिक्रूट करता है। तो इसके बाद कौन आता है? एच। और ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच होता है, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच है, ये आपका लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ठीक, और यहाँ पर आपको और भी कुछ बातें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच का और क्या क्या फंक्शन होता है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ पे देखो कि एक बार जब ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इस पे आके रिक्रूट हो जाते हैं, तो ये आपका कहलाता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक, क्योंकि अभी यहाँ डीएनए की अनवाइंडिंग नहीं हुई। ठीक, उसके बाद जैसे ही रिक्रूटमेंट कंप्लीट होता है तो डीएनए की अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है। डीएनए अनवाइंडिंग टू प्रोड्यूस ओपन कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई है, सो इट इज नोन एज ओपन कॉम्प्लेक्स बिकॉज द डीएनए इज अनवाइंडिंग। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है दैट इज RBP1, उसका जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन होता है उस पर जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रमोटर क्लियरेंस। वही चीज़ देखो यहाँ लिखी हुई है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ पॉलीमरेज सेकंड, इनिशिएशन एंड प्रमोटर एस्केप। इनिशिएशन हो जाता है, और इनिशिएशन के बाद क्या होता है कि इनिशिएशन जैसे ही ख़त्म होता है, ये सारे देखो, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहीं रह गए और आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ गया। ठीक, किसके साथ? ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ, ये इस पे अटैच्ड है, और आपका है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई। ठीक, और जब कुछ हद तक इलोंगेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक एक करके पहले ई जाता है, फिर एच जाता है, लेकिन आपका एफ नहीं जाता, एफ रह जाता है। देखो, एफ अभी तक कहीं नहीं निकला है, देखो कहीं पे भी एफ नहीं निकला है, तो ये आपका इलोंगेशन तक रहता है पूरा। ठीक, फिर बाकी के इलोंगेशन फैक्टर्स जैसे इनिशिएशन कंप्लीट होता है, इलोंगेशन में एंटर करता है, तो इलोंगेशन में एंटर करते ही आपके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच है और ई है वो रिलीज हो जाते हैं, और फिर आपके जो इलोंगेशन फैक्टर्स हैं वो आते हैं और वो इलोंगेशन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इलोंगेशन कंप्लीट होता है तो आपका हो जाता है टर्मिनेशन, और आपका आरएनए रिलीज हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो आपका पॉलीमरेज सेकंड है वो फ्री हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और उसका फिर से डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हुआ था? फॉस्फोराइलेशन हुआ था, है ना, उसकी वजह से ही प्रमोटर क्लियरेंस हुआ था। ठीक, और आरएनए प्रोसेसिंग हुई थी, लेकिन अब आरएनए पॉलीमरेज का काम हो गया तो वो क्या हो जाता है? वापस डीफॉस्फोराइलेट हो जाता है, और फिर से एक नया ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए रेडी रहता है। देखो, वापस से ये आता है और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको टर्मिनेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ये अभी अनएक्सप्लोर्ड है यूकैरियोट्स में, ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं हुआ, स्टडी नहीं हुई, और यहाँ से आपके एग्जाम में भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जो प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्ट टर्मिनेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे मैंने आपको रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन समझाया था। तो ये आपका इस तरीके से यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। तो आज के लिए आपका आज आपका ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हमको जानना है थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जल्दी से हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और यहाँ से आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्या क्या फंक्शंस में आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसके पास कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, तो यहाँ पे इसकी हम लिख सकते हैं कि एक्टिविटीज कौन कौन सी है, ना कि फंक्शंस, है ना, कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच के पास कौन कौन सी एक्टिविटीज है, कौन कौन से फंक्शंस। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच हैज फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये करेक्ट है। तो जो पहला पहला जो एक्टिविटी है इसके पास, वो है इसका एटीपीएस एक्टिविटी। इसके पास एटीपीएस की एक्टिविटी होती है और इसीलिए ये प्रमोटर को मेल्ट कर पाता है, प्रमोटर मेल्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना। और प्रमोटर मेल्टिंग की वजह से क्या होती है, डीएनए की अनवाइंडिंग होती है और उसी की वजह से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हो पाता है, ठीक। दूसरी जो इसके पास एक्टिविटी होती है वो होती है काइनेज एक्टिविटी, ठीक है। और काइनेज एक्टिविटी आपको पता ही है, काइनेज का मतलब क्या होता है, फोस्फोराइलेट करना, ऐड करना फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होती है, फॉर फोस्फोराइलेशन ऑफ CTD ऑफ RBP1, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ RBP1 सब यूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकेंड। थर्ड जो इसका एक्टिविटी है, फंक्शन है, दैट इज हेलिकेज एक्टिविटी। जो डीएनए की जो आगे की तरफ अनवाइंडिंग करना, जो अनवाइंडिंग करने का जो काम होता है ताकि डीएनए खुलता चला जाए आगे की तरफ, उसको कौन करवाता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच करवाता है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच की वजह से ही डीएनए आगे की तरफ खुलता हुआ चला जाता है, ठीक, इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक। और समझ रहे हो, तो जो 5' से 3' की डायरेक्शन में हाँ एक्टिविटी होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ जो इसका एक्टिविटी है वो ये है कि इट हैज एक्टिव रोल इन ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड डीएनए रिपेयर। और ये क्वेश्चन मैंने कहीं CSIR के एग्जाम में देखा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रिपेयर। तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच ऑप्शन वाज करेक्ट, ठीक है। सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन कपल डीएनए रिपेयर इन मेमेलियन सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो आज आपका ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स खत्म हो गया है, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑलरेडी कवर कर चुके थे, आज ट्रांसक्रिप्शन भी कवर हो गया है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे RNA प्रोसेसिंग आगे आने वाली वीडियोज़ में, जो कि बहुत जल्दी आएंगी, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए थे और आपने पहली बार ये वीडियोस देखी थी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो, नहीं लगी तो और आगे वेट कीजिए, वीडियोस अच्छी लगेंगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।